अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 1 चल रहा था, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम, और बहुत हद तक हम इस चैप्टर को कवर कर चुके थे। ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर जो है वो हम कवर कर चुके थे। कुछ हिस्सा हम इसका आज देख रहे होंगे और कल इंशाल्लाह इस पूरे चैप्टर को जो है वो कोशिश करके वाइंड अप कर देंगे। आपकी चल रही है ग्रेड ए और इसमें आपका 5 to 8 मार्क्स का जो है वो पेपर चैप्टर नंबर 1 से शामिल है। तो इस चैप्टर को आपने साथ साथ अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करते जाना है। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम लेजिस्लेशन के प्रोसेस को डिटेल से देख रहे होंगे। अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं कि भाई लेजिस्लेशन होता है लॉ बनाना, उसमें पार्लियामेंट इन्वॉल्व होती है, उसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व होता है, उसमें प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है, और बस ऊपर से चीज़ें पढ़ते आए हैं जो ओवरऑल जो है वो एक व्यू लेते आए हैं। आज हम उसके अंदर जाके अच्छे तरीके से डिटेल के साथ पूरे प्रोसेस को देख रहे होंगे। दूसरी चीज़, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। आपके IKF स्टडी टेक्स्ट में आपके जो है वो पास पेपर में इस टॉपिक में से आज तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद वही हमारा जो अधूरा काम है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर बात कर रहे होंगे और उसके भी क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे होंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का अमल, लॉ के बनने का अमल, किसी भी लॉ के पास होने का अमल, इसको हम प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कह रहे होते हैं। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले ना मैं 3 से 4 टर्म्स के साथ आपकी वाकफियत करवाना चाहूँगा, जिनको जहन में रखना इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या पावर हासिल है? मैंने थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों के साथ पहले की थी, वो ऑफिशियल डिस्कशन नहीं थी, वैसे समझाने के लिए की थी कि प्रेसिडेंट की पावर जो है वो किस तरह से कम हुई। पहले हमारा जो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट था उसके पास ज़्यादा पावर होती थी। मुशर्रफ के दौर में सारी पावर्स जो थी वो प्रेसिडेंट के पास होती थी, लेकिन उसके बाद जैसे मुशर्रफ का दौर गया, ज़रदारी का दौर आया, तब पावर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफ़र कर दी गई। और आज आप देख रहे हैं बजाय इसके कि सदर की कुर्सी के लिए जो है वो जद्दोजहद की जाए, मोस्टली पॉलिटिशियंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की जो है वो कुर्सी के लिए जद्दोजहद की जो है वो एक रेस उसमें लगे हुए हैं। प्रेसिडेंट की पावर्स जो हैं वो थोड़ी सी कम कर दी गई। इसका असर जो है वो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन पे भी हुआ। किस तरह से हुआ? पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 75 हमारा देता है, द प्रेसिडेंट शेल असेंट टू द बिल विद इन 10 days और रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है? अच्छा, अभी तक मैं आपको थोड़ा सा बताता आया था कि नेशनल असेंबली से में अगर बिल ओरिजिनेट हुआ, नेशनल असेंबली से पास हो गया, उसके बाद सेनेट में गया, सेनेट से पास हुआ, तो फाइनल असेंट के लिए जो है वो प्रेसिडेंट के पास पेश कर दिया जाता था। ऐसे ही हो रहा था। अब प्रेसिडेंट के पास जब बिल आया है ना, तो उसके पास क्या पावर है? क्या वो उसको रिजेक्ट कर सकता है? बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ 10 दिन हैं, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या वापस पार्लियामेंट को कहे कि भाई प्लीज़ यार इसको थोड़ा सा दोबारा देख लो, रिक्वेस्ट कर ले कि इसको दोबारा देख लें, थोड़ी ये कंडीशन मुझे जो है इसकी ठीक नहीं लग रही, दोबारा देख लें। बस वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि रिकंसीडर कर लें इसको, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के पास ये पावर ही नहीं रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रेसिडेंट इज शैल असेंट टू द बिल विद इन 10 days और रिटर्न इट। उसके पास 10 दिन है प्रेसिडेंट के पास, चाहे तो वो बिल को एक्सेप्ट कर ले, चाहे इसको रिटर्न कर दे, किसको? टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकंसिडरेशन। पार्लियामेंट को वापस कर दे कि भाई इसको रिकंसिडर कर लें। इन केस ऑफ अ बिल अदर देन मनी बिल ऑफ एनी प्रोविजन और एनी अमेंडमेंट देयरिन। अच्छा, ये मनी बिल वाली आप अभी लाइन जो है वो थोड़ी सी इग्नोर करें। मनी बिल की डिटेल डिस्कशन हम इसी टॉपिक में कर रहे होंगे, लेकिन आखिर में थोड़ा सा सिनेरियो नंबर 5 पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ तक तो आपकी मेन समझने की बात है। इस प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन को समझने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि उसके पास जो बिल जाएगा ना, तब उसके पास सिर्फ 10 दिन होंगे, या तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा या उसे रिटर्न कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए। जब वो रिटर्न कर देगा पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए, तब क्या होगा सर?
तब क्या होगा ये हम सारा सिनेरियो में देखने वाले हैं। फिल वक्त आप लोगों के समझने के लिए जो बात थी वो ये थी कि 10 दिन है प्रेसिडेंट के पास, या उसे एक्सेप्ट करे या रिटर्न करे। एक तो ये बात आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए लेजिस्लेशन का प्रोसेस पढ़ने से पहले। दूसरी, हाउस का मतलब क्या होता है, मैं आपसे इन जनरल पूछ रहा हूँ, हाउस का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली आपके जहन में आता है कि हाउस का मतलब तो घर होता है, लेकिन हम प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन में जब भी हाउस की बात कर रहे होंगे ना, तो या हाउस का मतलब होगा नेशनल असेंबली, या हाउस का मतलब होगा सेनेट, या नेशनल असेंबली या सेनेट। तो अब जब प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन मैं पढ़ा रहा हूँ हाउस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने घर तस्वुर नहीं करना, आपने जो है उससे जो है वो मतलब लेना है आपका कोई भी हाउस, नेशनल असेंबली या सेनेट। और अगर हाउसेज का वर्ड आ रहा है तो बोथ नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो नेशनल असेंबली को भी हम हाउस कहते हैं और सेनेट को भी हम हाउस कहते हैं। ये दो जानेंगे। पहली चीज़ आपने प्रेसिडेंट के पावर के बारे में जहन में रखना है कि उसके पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है, या रिटर्न कर लेगा या एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी चीज़ आपने जहन में रखनी है हाउस का मतलब क्या होता है, नेशनल असेंबली होती है या सेनेट होता है। आखिरी चीज़ आपने जहन में रखनी है द बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अदर देन मनी बिल मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, नेशनल असेंबली और सेनेट। जो बिल है ना, मनी बिल की मैं बात नहीं करूंगा, मनी बिल की अभी भी मैं बात नहीं करूंगा, मनी बिल की थोड़ा और आगे जाके बात करेंगे। मनी बिल वाली लाइन, अदर देन मनी बिल वाली लाइन को काट के उसको छुपा के अब ये सेंटेंस हम पढ़ते हैं। द बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर के हवाले से कोई भी बिल है, मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस, वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, वो सेनेट में भी ओरिजिनेट हो सकता है और वो नेशनल असेंबली में भी ओरिजिनेट हो सकता है। ओरिजिनेट का मतलब आपको पता है ना, बनना या अखज़ होना। ये उसकी जो है वो बेस कहाँ पे होगी, वो शुरू कहाँ से हुआ है, वो नेशनल असेंबली से भी शुरू हो सकता है, वो सेनेट से भी शुरू हो सकता है। तो ये ना हो कि हम कह रहे हो कि सिर्फ नेशनल असेंबली से ही शुरू होगा, या हम कह रहे हो कि भाई सिर्फ सेनेट से ही शुरू होगा, सेनेट के बाद वो नेशनल असेंबली में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, या भाई सिर्फ नेशनल असेंबली में शुरू होगा, उसके बाद वो सेनेट में जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। नहीं, वो सेनेट में भी शुरू हो सकता है, नेशनल असेंबली में भी शुरू हो सकता है। अगर नेशनल असेंबली में शुरू हुआ है तो पहले वो जाएगा सेनेट के पास, नेशनल असेंबली में शुरू हुआ है, नेशनल असेंबली में मंजूर हुआ, फिर सेनेट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर सेनेट में शुरू हुआ है तो पहले सेनेट से मंजूर होने के बाद नेशनल असेंबली में जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अच्छा छोड़ें इसको, ये बात हम आगे दोबारा करने वाले हैं। फिलहाल आपने हाउस का मतलब जहन में रखना है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट का थोड़ा सा जहन में रखना है, और बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया। अब हम बाकायदा तौर पे प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन का जो है वो आगाज़ करते हैं। लॉ कैसे बन रहा होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट लॉ बना रही होती है, पार्लियामेंट के अंदर लॉ बन रहा होता है। इसको हम कुछ सिनेरियोज के अंदर जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। सिनेरियो 1 आपके सामने है। सिनेरियो 1 है द बिल पास्ड विदाउट अमेंडमेंट्स, द बिल पास्ड विदाउट अमेंडमेंट्स, यानी ये सिंपलेस्ट सिनेरियो है जो एग्जिस्ट कर सकता है। क्या, अ बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन आइदर द नेशनल असेंबली और सेनेट। क्या हुआ भाई, बिल जो है वो ओरिजिनेट हुआ या नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ या सेनेट में ओरिजिनेट हुआ, कहीं भी ओरिजिनेट हुआ, दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में बिल ओरिजिनेट हुआ और उस हाउस में जिसमें ओरिजिनेट हुआ उससे पास हो गया, तो क्या होगा, द बिल इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एंड पास्ड बाय द अदर हाउस विदाउट एनी अमेंडमेंट। बिल क्या हुआ, एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ, चाहे वो नेशनल असेंबली थी चाहे सेनेट था, उसके बाद उसे दूसरे हाउस में जो है वो ट्रांसमिट कर दिया गया। फर्ज करें नेशनल असेंबली में जो है वो बिल ओरिजिनेट हुआ, तो उसके बाद उसे दूसरे हाउस में कहाँ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा सेनेट में। दूसरा हाउस हमारा सेनेट है ना, तो उसके बाद अगर सेनेट से भी पास हो गया किसी किस्म की तब्दीली के बगैर, तो उसे फाइनल मंजूरी के लिए, फाइनल एसेंट के लिए जो है वो प्रेसिडेंट के पास पेश कर दिया जाएगा। बस बिल पास हो गया, लॉ बन गया, काम खत्म। क्या हुआ जी, बिल ओरिजिनेट हुआ किसी भी एक जो है वो हमारे हाउस में, चाहे नेशनल असेंबली में चाहे सेनेट में। फर्ज करें वो सेनेट में ओरिजिनेट हुआ,
उसके बाद क्या होगा, उसे दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। सेनेट में ओरिजिनेट हुआ तो उसको नेशनल असेंबली में भेज दिया जाएगा। अब वो नेशनल असेंबली में पास होगा। पास कैसे होता है, वहाँ पे वोटिंग होती है, नेशनल असेंबली के टोटल जितने अराकीन हैं वो वोट करते हैं, अगर ज़्यादा उसके हक में वोट करते हैं तो उसको वो पास कर दिया जाता है, उसे पास करार दे दिया जाता है। तो जब दूसरे हाउस से भी पास हो गया तो उसके बाद कहाँ जाएगा, सदर के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट को क्या होगा, उसके पास 10 दिन होंगे, या तो वो उसे एक्सेप्ट कर ले या उसे वापस भेज दे। उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है रिजेक्ट करने की? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, या एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उसको रिकंसीडर करने के लिए 10 दिनों के अंदर अंदर उसको वापस भेज सकता है। ये था हमारा सबसे सिंपलेस्ट सिनेरियो कि भाई एक हाउस में बना बिल, उसने पास कर लिया, नेक्स्ट हाउस में गया, उसने भी पास कर लिया, फाइनल प्रेसिडेंट के पास गया, उसने भी पास कर लिया। अब इसे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं सिनेरियो। किस तरह से चेंज करते हैं? अच्छा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, वो ये भी कह सकता है कि भाई बिल जो है वो अमेंडमेंट के बगैर पास हुआ है, तो बताएं आगे क्या होगा। वो इस तरह से भी पूछ सकता है। एक छोटा सा केस स्टडी भी बना सकता है कि फलां बिल था, उसका ये हुआ भाई, फलां हाउस में ओरिजिनेट हुआ, अब बताएं इसका आगे क्या प्रोसीजर होगा। तो आपने ये सारा बताना होगा, तो ये आप लोगों को याद होना ज़रूरी है, और मैं कोशिश करूँगा साथ साथ आप लोगों को इसको पढ़ाते साथ साथ ही याद करवाता जाऊँ। बड़ा आसान चीज़ है यार, कोई भी समझने वाली जो है ना, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ईजीली समझ आ जाता है। सिनेरियो 1 तो बिल्कुल सिंपल था। अब सिनेरियो 2 में थोड़ी सी हम करते हैं तब्दीली। सिनेरियो 2 में क्या तब्दीली की? द बिल पास्ड विद अमेंडमेंट। बिल पास तो हुआ लेकिन अमेंडमेंट के साथ। अमेंडमेंट क्या होती है? तब्दीली। तब्दीली के साथ पास हुआ। अच्छा जी, किस तरह तब्दीली के साथ पास हुआ? द बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन आइदर द नेशनल असेंबली और सेनेट। बिल ओरिजिनेट हुआ, फर्ज करें नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, दोनों में से किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हुआ, सपोज कर लें नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ। अब क्या हुआ, ओरिजिनेट हुआ और उसमें पास हो गया, तो फिर क्या होना था, दूसरे हाउस को भेजा जाना था। ऐसे ही है, दूसरे हाउस को भेजा जाना था, दूसरे हाउस को भेज दिया, सेनेट को भेज दिया। फर्ज करें पहले नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद हमने सेनेट को भेज दिया कि भाई हमने पास कर ली है, आप भी पास कर लें। सेनेट के पास आया, सेनेटर्स बैठे हुए थे, हर सूबे के जो है वो बराबर नुमाइंदगी उधर हासिल थी। उन्होंने जब उन्हें देखा उसको, उन्होंने कहा नहीं, ये बिल ऐसे नहीं होना चाहिए। ये जो इसकी तीसरी लाइन है ना, इसमें जो ये वर्डिंग लिखी हुई है, इंतहाई इनअप्रोप्रिएट वर्डिंग है, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो। ये चौथी लाइन जो है ना, इसमें ये फुल स्टॉप भी सही नहीं लगाया हुआ, फुल स्टॉप की स्पेलिंग सही नहीं है, इसको भी चेंज कर दो। ठीक हो गया, उन्होंने चेंजिंग शुरू कर दी, और इस तरह दूसरी तीसरी चौथी लाइन में कुछ चेंजिंग करके और उसको पास कर दिया, चेंजिंग करके उसको पास कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, वैसे सोचें यार, आप इसको देखे बगैर सोचें क्या होगा। हुआ क्या, दोबारा से सिनेरियो देखें। पहले एक जो है वो हाउस में ओरिजिनेट हुआ बिल, ठीक है, उस हाउस से वो बिल जो है वो पास हो गया, उस हाउस से वो बिल पास हो गया। उसके बाद उसे दूसरे हाउस में जब भेजा गया ना, तो बजाय इसके कि वो उसे एज इट इज पास कर लेते या रिजेक्ट कर देते, भाई उन्होंने कुछ दरमियान वाला रास्ता अख्तियार किया, उसको थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करके पास कर दिया। अब क्या किया जाएगा, जो आपके जहन में बात आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, उसको वापस उसी हाउस के पास भेज दिया जाएगा जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ था। उन्हें कहेंगे कि भाई जिस फॉर्म में आपने भेजा था ना, अब ये उस फॉर्म में नहीं है, उस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, ये अमेंडेड बिल जो हुआ था इसको एक्सेप्ट कर ले फर्स्ट हाउस, या फिर इसको रिजेक्ट कर दे। दोबारा सुने इस सिनेरियो को, दोबारा से सुने, थोड़ा सा लंबा हो गया सिनेरियो। सबसे पहले क्या हुआ, एक हाउस में बिल ओरिजिनेट हुआ, उधर से क्या हुआ, पास हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे हाउस में चला गया, दूसरे हाउस में जैसे ही गया, उन्होंने बजाय इसके कि उसको पास करें या उसको रिजेक्ट करें, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करके उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने थोड़ी तब्दीली करके एक्सेप्ट किया ना, तो ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल सी बात है कि यार जिन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था उन्हें तो बताया जाए ना कि भाई आपने जो बिल बनाया था उसमें ये तब्दीलियां हो चुकी हैं, तो भाई उन्हें बताने के लिए उसको वापस उसी असेंबली में भेज दिया जाएगा, उसी हाउस में भेज दिया जाएगा जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ था। अब अगर वो इन अमेंडमेंट के साथ इसको पास कर लेते हैं
जो इस हाउस में ओरिजिनेट हुआ था, वो कहते हैं ठीक है यार, आपने हमारी गलतियां निकाल दी हैं, आपने इस बिल को और अच्छा बना दिया है, हम इसको अब पास करते हैं। देन वो फाइनल जो नेक्स्ट अप्रूवल है उसके लिए उसको प्रेसिडेंट के पास पेश कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल जहन में आता है ना इन केस के, भाई उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपने जो तब्दीलियाँ की हैं वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तब्दीलियाँ हैं, जो हमने ओरिजिनल बिल बनाया था वो ज़्यादा अच्छा था इससे। तब क्या होगा? ये है सिनेरियो 4 आपकी ICAP स्टेट टैक्स में। लेकिन चूंकि ये सिनेरियो 2 के साथ रिलेट करता है, तो मैं 3 से पहले आपको 4 बता रहा हूँ और 4 के बाद मैं आपको 3 बताऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिनेरियो 2 के साथ जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो सिनेरियो 2 के साथ मैच करता है। द बिल विद अमेंडमेंट इज नॉट पास्ड, ये सिनेरियो 2 जो है ना उसकी भी आपकी थोड़ी सी रिवीजन होगी अगर हम सिनेरियो 4 को दोबारा देखते हैं। सिनेरियो 4 को देखें, बिल क्या हुआ, बिल्कुल वही सिनेरियो 2 है, डिट्टो सेम है। बिल एक हाउस में प्रोड्यूस हुआ और उसमें ही पास हो गया, एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ, उन्होंने पास कर दिया। जब नेक्स्ट हाउस के पास गया, उन्होंने उसको अमेंडमेंट के साथ पास किया, ना उसे पास किया ना उसे रिजेक्ट किया, उसमें कुछ तब्दीलियां की और उसको पास कर लिया। अब क्या हुआ, अब वापस उस हाउस के पास भेजा गया, उन्हें वापस बताने के लिए कि भाई जो आपने बिल जो है वो बनाया था, आपने बिल भेजा था, अब वो उस हालत में मौजूद नहीं है, अब वो उस हालत में मौजूद नहीं है, उसमें चेंजिंग्स हो चुकी हैं। क्योंकि अब चेंजिंग्स हो चुकी हैं, जो अब दोबारा ये बिल आपके पास आ रहा है चेंजिंग किया हुआ, इसको देख लें। अब उन्होंने देखा, सिनेरियो 2 में तो उन्होंने देख के पास कर दिया था, सिनेरियो 4 में उन्होंने इसे देख के पास नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जो हमने बिल ओरिजिनली आपको दिया था वही बिल ज़्यादा अच्छा था, वही बिल ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, जो आपने तब्दीलियाँ की हैं ये बहुत ही अनडिज़ायरेबल तब्दीलियाँ हैं। अब क्या हो, अब या तो आप 2 काम कर सकते थे, किसी एक हाउस को आप ज़्यादा सुपीरियर बना देते कि भाई नेशनल असेंबली ज़्यादा बड़ी है, इसके मेंबर ज़्यादा हैं, या आप कह देते भाई सेनेट की ज़्यादा मानी जाएगी, सेनेट में सारे सूबों को बराबर नुमाइंदगी हासिल है। आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को सुपीरियर इन्फीरियर नहीं कह सकते। दोनों में वही पॉलिटिशियंस, वही MNAs आपके बैठे हुए हैं, वही इलेक्टेड पर्सनस आपके बैठे हुए हैं। दोनों में MNAs तो नहीं बैठे हुए, लेकिन इलेक्टेड पर्सन आप लोगों के ही बैठे हुए हैं। MNA होता है मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। चलिए ये एक सेपरेट डिस्कशन है, मतलब दोनों असेंबलीज में जो है वही इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो आप किसी को भी अपर हाउस नहीं कह सकते, मतलब अपर हाउस नहीं, आप किसी को ज़्यादा पावर नहीं दे सकते। देन क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उन दोनों हाउसेस की एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी, दोनों हाउसेस की ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाएगी। किसकी रिक्वेस्ट पे, किसकी रिक्वेस्ट पे, उसकी रिक्वेस्ट पे जिसने इस बिल को ओरिजिनेट किया था, जो अब कह रहा है कि मैंने अमेंडमेंट के साथ इस बिल को नहीं मानना, उसकी रिक्वेस्ट पे सेनेट और नेशनल असेंबली की एक ही मीटिंग बुलाई जाएगी। उसमें सेनेट के सारे मेंबरान होंगे, उसमें नेशनल असेंबली के सारे मेंबरान होंगे, बहुत बड़ी वो मीटिंग होगी, वो एक जॉइंट सिटिंग की फॉर्म में मीटिंग होगी और उस मीटिंग में वोटिंग होगी। अब जो फैसला होगा मेजोरिटी का, वो फैसला हतमी होगा। अगर मेजोरिटी उसको एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेड, अगर मेजोरिटी उसको रिजेक्ट करती है तो रिजेक्टेड। अगर एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट हो गया, तो फाइनल एक्शन एसेट के लिए किसके पास जाना है, किसके पास जाना है फाइनल एक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के पास जाना है, सदर के पास जाएगा। अब वो उसको या तो मंजूर कर लेगा या तो उसको रिकंसीडर करने के लिए वापस कह देगा। द बिल इज पास बाय द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग। द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। ये थे आपके फर्स्ट 3 सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो था, एक हाउस में जो है वो बिल बना, दूसरे हाउस में गया, उसने भी पास कर दिया, सीधा प्रेसिडेंट के पास चला गया। दूसरा हाउस जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा इससे चेंजिंग सिनेरियो था। क्या हुआ, एक हाउस में बिल बना, उसने दूसरे हाउस को भेजा, उसने उसको अमेंडमेंट के साथ पास किया, दोबारा फर्स्ट हाउस के पास आ गया, फर्स्ट हाउस ने उसको पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने भी उसको पास कर दिया। अब सिनेरियो 4 आया, ये थोड़ा सा और चेंज हो गया। क्या, पहले हाउस में बिल बना, उसने दूसरे हाउस में भेज दिया, उसने अमेंडमेंट, दूसरे हाउस ने अमेंडमेंट के साथ उसको पास किया, दोबारा पहले हाउस के पास आ गया। अब पहले हाउस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया,
और पहले हाउस ने रिक्वेस्ट किया कि एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए। ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई, सेनेट के मेंबर बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली के मेंबर बैठे हुए हैं, नेशनल असम्बली के, और वोटिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, उस मेजोरिटी ने जो फैसला किया, उस ज्वाइंट सिटिंग ने जो फैसला किया, अगर तो उन्होंने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास चला गया फाइनल एसेट के लिए, अगर तो उन्होंने पास नहीं किया तो उसको रिजेक्ट कंसीडर कर दिया गया। इन तीनों सिनेरियोज में आपको कोई इशू, कोई भी प्रॉब्लम, मैंने अपना पर्सनल नंबर जो है वो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हैं। आप 100 बार भी मुझे एक सी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अब आ जाए तो मैं बीच में सिनेरियो आपका छोड़ दिया था, मैंने कहा था आखिर में करेंगे, क्योंकि जो है वो 4 नंबर सिनेरियो और 2 नंबर सिनेरियो पर डायरेक्ट रिलेशन था। अब सिनेरियो नंबर 3 आ जाते हैं, आपकी ICAP स्टेट टेक्स्ट के हवाले से ये सिनेरियो नंबर 3 है। द बिल इज रिजेक्टेड और नॉट पास्ड बाय द अदर हाउस। बिल इज रिजेक्टेड और नॉट पास्ड बाय द अदर हाउस। अब उसने कहा कि भाई हम जो है वो हैप्पी प्रोसेस से निकलते हैं, हम सीधा सीधा बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने जो बिल पास किया है हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, बिल ओरिजिनेट हुआ एक असेंबली में, उधर से पास हो गया, नेक्स्ट हाउस में गया, नेक्स्ट हाउस ने क्या किया, अदर हाउस ने क्या किया, उसको पास कर दिया। ये हाउस घर नहीं है, ये हाउस क्या है, नेशनल असेंबली ही है, सेनेट है। ये मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बात बता चुका हूँ। एक हाउस में गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ सर, उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब दूसरे हाउस में भेजा गया, उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। क्या अब रिजेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा? अगर रिजेक्ट कंसीडर कर लिया गया तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि यार इस हाउस के पास तो पावर ज़्यादा है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तब हमने क्या करना है जी, आपके जहन में जो बात आ रही है बिल्कुल वही बात है, सिनेरियो 4 वाला ही यहाँ पे रूल अप्लाई हो जाएगा। फिर ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी, फिर दोनों हाउसेज इकट्ठे बैठे होंगे, फिर दोनों हाउसेज इकट्ठे बैठे होंगे किसकी रिक्वेस्ट पे, उसी की रिक्वेस्ट पे जिसने बिल बनाया था। भाई जिसने बिल बनाया उसने पास कर लिया, अब दूसरा हाउस पास नहीं कर रहा, अब उससे तो कोई तकलीफ नहीं है जो पास नहीं कर रहा, इश्यू तो उसको है जिसने बिल बनाया था कि भाई पास नहीं हो रहा, वही रिक्वेस्ट करेगा कि ना कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाए। लॉजिकल सी बात है। तो ज्वाइंट सिटिंग दोबारा से होगी, दोबारा से वोटिंग होगी और मेजोरिटी इज दी अथॉरिटी वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा। जिसके ज़्यादा वोट्स अगर बिल के हक में होंगे तो बिल को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर बिल के खिलाफ होंगे तो उसे रिजेक्ट कर लिया जाएगा। अब यही बात अंग्रेजी में आपकी बुक में लिखी हुई है किस तरह से, अ बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन आइदर द नेशनल असेंबली और सेनेट, कि भाई नेशनल असेंबली या सेनेट में किसी में भी बिल ओरिजिनेट हुआ और पास हो गया। बिल इज ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस एंड इज आइदर रिजेक्टेड और नॉट पास्ड विद इन 90 डेज। अच्छा, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, यहाँ से आपके लिए एक MCQ बन सकता है या एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है। MCQ से ज़्यादा चांसेस है यहाँ से कि बिल जो है वो जब दूसरे हाउस में भेजा जाएगा या तो वो रिजेक्ट हो गया या 90 दिन हो गए उस हाउस में पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद जिस हाउस में ओरिजिनेट हुआ था वो क्या करेगा, वो ज्वाइंट सिटिंग बुला लेगा दोनों हाउसेस की, उसमें फिर वोटिंग की जाएगी और वोटिंग में जो मेजोरिटी का फैसला आएगा वही फाइनल फैसला होगा और उसके बाद उसको जो है वो प्रेसिडेंट के पास फाइनल मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। ये मेजर आपके 4 मेन सिनेरियोस थे जिनको समझने में टाइम लगता है, जिनको समझने में टाइम लगता है। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट जो 2 सिनेरियोज होने वाली हैं वो बिल्कुल ही आसान से सिनेरियोज हैं। मेन यही 4 सिनेरियो होंगे भाई। जब बिल जो है वो पहले सिनेरियो में हमने देखा बिल एक जो है वो हाउस में ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद दूसरे हाउस में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया। सेकंड सिनेरियो में हमने देखा कि अमेंडमेंट के साथ पास हो रहा है और फिर जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ वो अमेंडमेंट के साथ पास कर रहा है। फिर उसके बाद 4th सिनेरियो आया। 4th सिनेरियो में हमने देखा अमेंडमेंट के साथ पास तो हो रहा है लेकिन ओरिजिनेट जहाँ पे हुआ वो हाउस उसको रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने 3rd सिनेरियो देखा। 3rd सिनेरियो में क्या हुआ, उसने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रिजेक्ट कर दिया दूसरे हाउस ने। सिनेरियो 4 और सिनेरियो 3 में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ ये है कि दोनों सिनेरियोज में ज्वाइंट सिटिंग जो है वो फैसला कर रही है। फाइनल डिसीजन किसका है, ज्वाइंट सिटिंग का। तो ये 4 सिनेरियोज अगर आपको समझ आ गए हैं तो ये जो है वो टॉपिक सारा
प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान जो है वो होने वाला है। तो ये 3-4 सिनेरियोज हैं, इनको आप अच्छी तरीके से देख लें। यहाँ पे चाहे वीडियो को पॉज कर दें, इन 3-4 सिनेरियोज को देख लें। अगर फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आती तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सिनेरियो नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। सिनेरियो नंबर 5 है मनी बिल का। अब मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को कह रहा था कि मनी बिल को इग्नोर करें, मनी बिल को इग्नोर करें, ये मनी बिल क्यों लिखा हुआ है इसको इग्नोर करें। अब इस मनी बिल पे आते हैं कि मनी बिल चक्कर क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है, मनी बिल पैसों का बिल, हमारे फाइनेंस के रिलेटेड बिल्स, हमारे टैक्सेस के रिलेटेड बिल्स, ये जितने भी बिल्स होते हैं जिनमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, हमारी बजटिंग शेड्यूलिंग हो रही होती है, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, इसको हम इन बिल्स को हम मनी बिल्स कहते हैं। तो मनी बिल्स को क्यों अलहदा से डिस्कस किया जा रहा है, इनमें कौन सी ऐसी खसूसियत है? जो मेन खसूसियत है इनमें वो ये कि इनको सेकंड एसेंट के लिए सेनेट के पास नहीं भेजा जाता। दोबारा, इनको सेकंड एसेंट के लिए सेनेट के पास नहीं भेजा जाता। सर अगर सेकंड एसेंट के लिए नहीं भेजा जाता तो आपका मतलब ये है कि ये ओरिजिनेट सेनेट में हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। मनी बिल्स का सेनेट के साथ ताल्लुक नहीं है। मनी बिल्स का सेनेट के साथ बिल्कुल माइनर सा ताल्लुक है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। फिल वक्त आप ये तसव्वुर करें मनी बिल का सेनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मनी बिल के केस में सर फिर क्या होगा? मनी बिल केस में ये होगा, नेशनल असेंबली में मनी बिल पेश होगा, ओरिजिनेट होगा नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली से पास होगा, फाइनल एसेंट के लिए किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। काम खत्म। सेनेट इन्वॉल्व नहीं है, सेनेट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक हो गया ना? बात समझ में आ गई आप लोगों के? सेनेट से यार फिर थोड़ा बहुत तो इंटरेक्शन होना चाहिए ना इस बारे में। सेनेट को बिल्कुल इग्नोर कैसे कर सकते हैं? चलिए इस तरह करते हैं, ये जो मनी बिल है ना, इसकी एक फ़ोटो कापी करवाते हैं, वो सेनेट को दे देते हैं। सेनेट को कहते हैं अपनी रिकमेंडेशंस दे दो। आगे चाहे उनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करें ना करें, वो नेशनल असेंबली की मर्जी है। बात को समझ रहे हैं? मेनली मैं ये पॉइंट से भी यही साबित करना चाह रहा हूँ कि जो मनी बिल्स है ना, उनका सारा का सारा होल्ड किसके पास है? नेशनल असेंबली के पास है। उनका सारा का सारा होल्ड किसके पास है? नेशनल असेंबली के पास है। अब देखते हैं आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है। अ मनी बिल relating to finance और टैक्स etc is originated in national assembly। कहाँ पे ओरिजिनेट होगा? नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा। यही बात हमने अभी उर्दू में आसान अल्फाज में की है। उसके बाद क्या कहता है? अ कॉपी ऑफ द बिल इज सेंड टू द सेनेट फॉर रिकमेंडेशन। यही है कि भाई आपका दिल रखने के लिए इतना काम किया, हालांकि सेनेट अगर रिकमेंडेशन कोई देता भी है ना, नेशनल असेंबली की मर्जी है ना एक्सेप्ट करे। ये बात आपको ऐसे आई के स्टेटेक्स में नहीं लिखी हुई, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? द नेशनल असेंबली पासिस द बिल। बिल कौन पास कर रहा है? नेशनल असेंबली ही पास कर रही है। चाहे रिकमेंडेशन के लिए भेजा था सेनेट में, लेकिन उनको इन्वॉल्व नहीं किया। नेशनल असेंबली पास करती है विद और विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ सेनेट। देखें, चलें आई के टेक्स्ट में भी ये आ गई बात। चाहे तो वो इनकॉर्पोरेट करे सेनेट की रिकमेंडेशंस, चाहे वो इनकॉर्पोरेट ना करे, लेकिन पास किसने करना है? नेशनल असेंबली ने। और उसके बाद फाइनल एसेंट के लिए गया ये प्रेसिडेंट के पास। ये जो मनी बिल है ना, आर्टिकल 73 सिनेरियो 5, इसके ऊपर लिखें लेड पेंसिल से VVVIP। जब भी वो इस एरिया को एड्रेस करते हैं ना, उसका बार बार ध्यान जाता है यार मनी बिल तो पूछूंगा। 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए मनी बिल लाजी पूछ लेता है। रट्टा ही मारना है इसके लिए, आपने क्रैम करना है। समझ लिया आप लोगों ने? करना है इसको याद ही। अगर वो पूछेगा तो यही आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया बच्चों? क्या है मनी बिल में यार? सिर्फ यही चीज़ है कि वो सेनेट के पास नहीं जा रहा, नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हो रहा है, नेशनल असेंबली से ही पास हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जो है वो पेश हो रहा है। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं जो है सिनेरियो नंबर 6। ये सिनेरियो नंबर 6 आर्टिकल 75 हमारा कंप्लीटली प्रेसिडेंट के बारे में है। जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बात बताई थी ना, वो एक बार फिर से रिपीट हो रही है। द बिल इज रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन बाय पार्लियामेंट इन ज्वाइंट सिटिंग। बिल क्या किया? प्रेसिडेंट ने रिकंसीडर करने के लिए वापस कर दिया। मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई 10 दिन का टाइम है प्रेसिडेंट के पास।
या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या तो वो उसको रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज दे। रिजेक्ट उसको नहीं कर सकता। अब सिनेरियो क्या आया, प्रेसिडेंट ने रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज दिया। जैसे ही प्रेसिडेंट ने वापस भेजा तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, वही वाला काम होगा जो सिनेरियो 3 और सिनेरियो 4 में हुआ, ज्वाइंट सिटिंग, नेशनल असेंबली और सेनेट की ज्वाइंट सिटिंग। अब ज्वाइंट सिटिंग में जो फैसला हो गया, अब प्रेसिडेंट चाहे चूं करे चाहे चरा करे, जो मर्जी करे, प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी नहीं भेज सकता, उसके पास ये भी पावर गई रिकंसिडरेशन के लिए, अब वो इसको वापस भी नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की कहानी ख़त्म है। इतनी सी पावर है हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट के पास इस वक्त। द बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट इन जॉइंट सिटिंग। क्या हुआ, बिल जो है वो प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया, वापस भेज दिया, पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग में उसको पेश किया गया। इट इज़ अगेन पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट, चाहे इसको पास कर लिया जाए विद अमेंडमेंट से या विदाउट अमेंडमेंट से। जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये तब्दीलियां कर दो, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात मानो चाहे प्रेसिडेंट की बात ना मानो, पास अगर कर लिया ज्वाइंट सिटिंग ने बाय द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज प्रेसिडेंट वोटिंग, देन उसको फाइनल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और कहा जाएगा प्रेसिडेंट साहब अब इसको ऊपर आप साइन करें, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट। ये हमारा सिनेरियो नंबर 5 और सिनेरियो नंबर 6 था। सिनेरियो नंबर 5 था मनी बिल के हवाले से, बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़। सिनेरियो नंबर 6 जो हमने स्टार्टिंग में बात की प्रेसिडेंट के बारे में, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, उसका ही अधूरा पार्ट हमने सिनेरियो नंबर 6 में कंप्लीट कर लिया। अब उस स्टार्टिंग वाली बात को और सिनेरियो 6 को कंप्लीट करके पढ़ें तो प्रेसिडेंट के बारे में जितना का जितना उसका जो है वो रोल है इन लॉज को बनाने में, इन बिल्स को लॉज में कन्वर्ट करने में, वो सारा रोल हमारे सामने आ जाता है। तो ये थी चीज़, हमारे पास 6 सिनेरियोज थे। ये थी प्रेसिडेंट की कहानी, ये थी मनी बिल की कहानी। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करें और 6 के 6 सिनेरियोज को एक दफ़ा देख लें और उसके बाद लेक्चर को जो है वो रिज्यूम करें और नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे पे नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं जो है लैब्स ऑफ द बिल। लैब्स ऑफ द बिल आर्टिकल नंबर 76। लैब्स ऑफ द बिल का क्या मतलब है? बिल की हैसियत ख़त्म हो जाना। हमने ये बड़े गौर से देखा बिल को लॉ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन 6 सिनेरियोज में बिल को लॉ में कन्वर्ट होते हुए कंप्लीट देखा हमने, कैसे बिल ओरिजिनेट हुआ, कैसे बना, कैसे वो वहाँ से पास हुआ, फिर आगे उसने क्या स्टेप्स फॉलो किए, फाइनल प्रेसिडेंट के पास कैसे पहुँचा, उस प्रेसिडेंट ने उसको किस तरह से पास किया और वो बिल बन गया। ठीक है, लेकिन ये बिल बनने का लॉ बन गया, माफ़ कीजिएगा, बिल जो है वो लॉ बन गया। लेकिन ये जो लॉ बनने का रास्ता है ना, ये बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा। पहले क्या है जी जनाब, एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ, वहाँ से पास हुआ, उसके बाद चला गया वो दूसरे हाउस में। अब दूसरे हाउस के पास क्या हाल है, या तो वो पड़ा रहने उसे 90 दिन पड़ा रहेगा, 3 मंथ तक पड़ा रहेगा वो बिल। जब 3 मंथ तक पड़ा रहा है तो बहुत ही लंबा टेन्योर हो रहा है, उसके बाद जाके ज्वाइंट सिटिंग का फैसला कर सकता है जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ था। तो इस रास्ते में, इस टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, इस टाइम में बहुत कुछ हो सकता है। तब बिल की हैसियत भी ख़त्म हो सकती है। किस तरह से बिल की हैसियत ख़त्म हो रही होगी, कब बिल की हैसियत ख़त्म हो रही होगी, इसको हम लैब्स ऑफ बिल में डिस्कस करते हैं। बिल की हैसियत कब ख़त्म होगी? अब बिल शेल लैब्स, एक बिल की हैसियत ख़त्म हो जाएगी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी। नेशनल असेंबली कितने टाइम होता है नेशनल असेंबली का, कितने टाइम के लिए होती है नेशनल असेंबली? जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं वो कितने टाइम के लिए जो है अपॉइंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं? ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने पहले लेक्चर में इसकी बात की है या शायद दूसरे लेक्चर में। बिल्कुल 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए जो है उनको इलेक्ट किया जाता है। तो अगर 5 साल गुजर गए हैं, उसके बाद कोई 3-4 माह तो ऐसे होंगे ना जिसमें नए इलेक्शंस का प्रोसीजर चल रहा होगा, 5 माह भी हो सकते हैं, साल भी चल सकता है प्रोसीजर, अगर कोई जो है वो अलग सिचुएशन हो, मार्शल लॉ वगैरह वाली सिचुएशन हो।
मेन मकसद ये है, नेशनल असेंबली किसी भी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है तो बिल लैप्स कर जाएगा। कौन सा बिल लैप्स कर देगा सर? वो वाला बिल लैप्स कर देगा जो कि नेशनल असेंबली में पेंडिंग था या उससे पास हो चुका था और सेनेट में पेंडिंग था। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होना है, आप लोगों ने हाजिर दिमागी के साथ सोचना है, चाहे तो अभी पानी वानी पी ले, क्योंकि ये सिनेरियो सिर्फ सोच के जो है वो सोल्व होने वाला है। दोबारा सुने, लैप्स ऑफ बिल का क्या मतलब है? लैप्स ऑफ बिल का मतलब है बिल का खत्म हो जाना। बिल कब खत्म होगा? जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो एक बिल खत्म हो जाएगा। कौन सा एक बिल खत्म हो जाएगा? वो बिल जो नेशनल असेंबली में पेंडिंग था, वो बिल जो नेशनल असेंबली में पेंडिंग था, या वो बिल जो नेशनल असेंबली में पास हो गया था और सेनेट में पेंडिंग था। बेसिकली क्या हो रहा है कि नेशनल असेंबली उसमें किसी तरह इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फॉर एग्जाम्पल डाली है ना, ये मैंने अपनी तरफ से डाली है, आपके आईके वेबसाइट टेक्स्ट में नहीं है, ये आप लोगों को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या है? पास्ड बाय नेशनल असेंबली पेंडिंग इन सेनेट। दोबारा से सुने, बिल की हैसियत खत्म हो रही है यहाँ पे। किस बिल की हैसियत खत्म हुई है? जो नेशनल असेंबली से पास हुआ, नेशनल असेंबली से पास हुआ और सेनेट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी सेनेट ने उसको पास नहीं किया। अगर तो सेनेट पास कर लेता तो प्रेसिडेंट के पास चला जाता, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता, बिल जो है वो लॉ में कन्वर्ट हो गया। अब तो उसकी हैसियत खत्म ही नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? नेशनल असेंबली में जो है वो पास हो गया, नेशनल असेंबली में पास हो गया, नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, वहां पे पास हो गया। पेंडिंग कहाँ पे पड़ा हुआ है? पेंडिंग कहाँ पे पड़ा हुआ है? सेनेट में पड़ा हुआ है। पीछे से नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, नेशनल असेंबली की हैसियत खत्म हो गई। अब उस बिल को क्या तस्वुर किया जाएगा? अब उस बिल को भी खत्म तस्वुर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पास जिस असेंबली से हुआ था वो असेंबली खत्म हो गई है। पास कहाँ से हुआ था? नेशनल असेंबली से। सेनेट में पेंडिंग था, वो असेंबली खत्म हो गई तो वो बिल की हैसियत भी खत्म हो गई। दूसरी चीज, ओरिजिनेटेड इन नेशनल असेंबली एंड पेंडिंग इन नेशनल असेंबली। भाई वो बनाई नेशनल असेंबली में है और नेशनल असेंबली में ही पेंडिंग है और नेशनल असेंबली ही खत्म हो गई है, तो ऑब्वियसली यार लॉजिकल सी बात है कि बिल की हैसियत खत्म हो गई। बात समझ में आती है? हाजिर दिमागी के साथ सुकून से इस चीज को सुने कि जो बिल है उसकी हैसियत खत्म हो रही है जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है। नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई है तो किस बिल की हैसियत सर खत्म हो रही है? उस बिल की जो नेशनल असेंबली से पास हुआ था और सेनेट में पेंडिंग था, या फिर वो नेशनल असेंबली में अभी ओरिजिनेट हुआ है, अभी तक पेंडिंग है नेशनल असेंबली में और नेशनल असेंबली की हैसियत खत्म हो गई है, तो बिल की हैसियत भी खत्म हो चुकी है। बस काम खत्म। ये था बिल जो नेशनल असेंबली के डिसॉल्व होने पे खत्म हो गया, लैप्स हो गया। अब क्या हुआ सर? इस तरह तो तकरीबन सारे बिल लैप्स हो रहे होंगे, कोई इस तरह का भी बिल है जो लैप्स नहीं हो रहा होगा? बिल्कुल इस तरह का बिल है। अ बिल शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली इफ, कब सर? इट इज पेंडिंग इन सेनेट एंड इट हैज नॉट बीन पास्ड बाय नेशनल असेंबली। क्या समझे? सेनेट भी ओरिजिनेट हुआ है, सेनेट में ही पेंडिंग है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है। बिल को क्या फर्क पड़ता है? बिल को क्या फर्क पड़ता है? नई नेशनल असेंबली आ जाएगी उसमें पेश कर देंगे यार बिल, तो ऐसा ही है। कोई बिल की हैसियत को फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। बात समझते हैं? क्या हुआ? बिल ओरिजिनेट हुआ सेनेट में, बिल ओरिजिनेट हुआ सेनेट में, बिल बना सेनेट में, बिल की बेसिस सेनेट में, बिल पेंडिंग कहाँ पे है? सेनेट में, और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई है। होती रहे नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसकी बिल की हैसियत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनेटेड इन नेशनल सेनेट एंड पेंडिंग इन सेनेट, ये भी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए दी है। तो ये दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो में नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो रही है, बिल डिसॉल्व हो रहा है। दूसरे सिनेरियो में नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो रही है, बिल की हैसियत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया? ये था हमारा आर्टिकल 76। इसको एक बार रीडिंग कर लें यहाँ पे पॉज करके। इसके बाद भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। ठीक हो गया बच्चों? लेक्चर जो है मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, तो हम अब लास्ट टॉपिक अपना पढ़ के उसके बाद इसके क्वेश्चन देख के इसको वाइंड अप करते हैं।
ऑनलाइन लेक्चर्स का यार यही आप लोगों को एडवांटेज है। अगर आप थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गए हो, लेक्चर आपको लग रहा है कि लंबा हो गया, आप इसको पॉज कर दो, थोड़ी देर बाद थोड़ी ब्रेक कर लो, उसके बाद आप इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का तकरीबन लास्ट टॉपिक है वो है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या हुआ है? अभी तक हम जितनी बात करते हैं वो पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट की पावर्स जो है उनके बारे में करते हैं, या सेनेट के पास क्या पावर है, हमारी नेशनल असेंबली के पास क्या पावर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करते आए हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हमने बात की है लेकिन थोड़ी सी। ये ऑर्डिनेंस जो है ना, ये सारा का सारा प्रेसिडेंट की थोड़ी और पावर को डिफाइन करता है, एलेबोरेट करता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? आप लोगों को पता है हमारा मुल्क जब से बना है मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे मार्शल लॉज रहे हैं, ऐसे ही है। जो सियासी हुकूमतें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम रही हैं, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है हमारे मुल्क को पास में। अब क्या हुआ, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान एक वज़ीर आज़म आ रहा है, उसको हटाया जा रहा है, दूसरा वज़ीर आज़म आ रहा है, थोड़ी टेन्योर बाद उसको हटाया जा रहा है। आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता होगी, हमारे मुल्क की तारीख में एक भी वज़ीर आज़म ऐसा नहीं रहा, एक भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं रहा जिसने अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट किया हो, 5 साल कंप्लीट किए हो, किसी ने भी नहीं किए। तो इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रही है। अब इस तरह की जब सिचुएशन आई है, फ़र्ज़ करें 3 साल हुए हैं, 3 साल बाद कोई जो है वो जनरल आया, उसने मार्शल लॉ लगा दिया, या जनरल नहीं भी आया, हुकूमत जो है वो अवाम ने किसी भी तरीके से हुकूमत गिरा दी गई है, जो प्राइम मिनिस्टर है उसको उसकी कुर्सी से उतार दिया गया है। अब नेशनल असेंबली क्या है? नेशनल असेंबली की कोई हैसियत है? नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई। इन केस अगर मार्शल लॉ लग गया तो सेनेट को भी वो मार्शल लॉ जो है वो डिसॉल्व कर देता है, ख़त्म कर देता है, वो तो पूरे के पूरे कानून को खा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है। या आप ये देख लें, संडे का दिन है, संडे को सेनेट भी छुट्टी पे है, जो है अपना क्या नाम है, नेशनल असेंबली भी छुट्टी पे है, इनकी सीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है, अब कुछ करना पड़ेगा, कोई लाभ बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? अब नेशनल असेंबली को इकट्ठा करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, सेनेट को इकट्ठा करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक हो गया। या फिर इसी तरह की इंस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन है, एक हुकूमत गिरा दी गई है, अब नई हुकूमत आने में टाइम लगेगा, नेशनल असेंबली इन सेशन नहीं है, सेनेट इन सेशन नहीं है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब पावर दे दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है प्रेसिडेंट के पास। अब आई है पावर प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट लॉ पास करेगा अकेला बैठ के, प्रेसिडेंट अकेला बैठ के, सदर अकेला बैठ के लॉ को पास करेगा। अब उसने जो लॉ बनाया, उसकी जो लॉ पास किया, उसकी हैसियत बिल्कुल वही हैसियत होगी जो पीछे हम पूरा टेन्योर नहीं पढ़ते आए। अभी नेशनल असेंबली में बिल आया, इधर से पास हुआ, सेनेट में बिल गया, सेनेट से बिल पास हुआ, फाइनल प्रेसिडेंट के पास गया। अब ये जो सारा टेन्योर करके, ये सारा प्रोसीजर फॉलो करके जो बिल बना था, उसकी जो हैसियत थी, अब जो ऑर्डिनेंस अकेला प्रेसिडेंट जो है वो पेश कर रहा है, जो पास कर रहा है, उसकी भी वही हैसियत होगी। लीगली उसकी भी वही हैसियत होगी। बिल्कुल यही चीज़ ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन में लिखी हुई है, मेरे साथ पढ़ें। द प्रेसिडेंट इफ डीम्स नेसेसिटी टू टेक इमीडिएट एक्शन, he has power to make an ordinance when the senate और national assemblies are not in session। अब देखिए कितनी जो है वो दोहरी सी बात की है उन्होंने शुरू में क्या है कि प्रेसिडेंट अगर ज़रूरी समझे, प्रेसिडेंट अगर ज़रूरी समझे, और आखिर में कहते हैं कब ज़रूरी समझे, जब सेनेट और नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है। मतलब अगर सेशन में है सेनेट और नेशनल असेंबली तब वो ज़रूरी ना समझे, मतलब उसकी पावर को यहाँ पे भी पावर दे के, इसे कहते हैं पावर दे के पावर को रिस्ट्रिक्ट करना। ठीक हो गया। तो प्रेसिडेंट जब ज़रूरी समझे, कब ज़रूरी समझे, जब नेशनल असेंबली और सेनेट इन सेशन नहीं है, तो वो अपनी तरफ से एक ऑर्डिनेंस बना सकता है। उस ऑर्डिनेंस की हैसियत, उस ऑर्डिनेंस की पावर बिल्कुल वही पावर होगी जैसे कि नेशनल असेंबली और सेनेट मिल के पास करते हैं, बिल की पावर होती है। सच ऑर्डिनेंस प्रोमulgated thus have the same force and effect as an act of parliament। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जितनी उसकी पावर होगी। The ordinance shall stand repealed after 120 days if it is not presented or passed। अगर आप लोगों के पास हाईलाइटर है तब भी इसको हाईलाइट कर लें, अगर कोई पेंसिल वगैरह है तब भी इस पूरी लाइन को हाईलाइट कर लें। ये बिल, ये ऑर्डिनेंस
जो प्रेसिडेंट ने हमारे ने पास किया, इसकी हैसियत एज ए ऑर्डिनेंस, एज ए लॉ कब तक होगी? 120 दिन तक। कब तक होगी? 120 दिन तक। हुआ क्या, प्रेसिडेंट जो नेशनली या सेनेट है वो इन सेशन नहीं थे, प्रेसिडेंट ने एक लॉ पास किया, उसको ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया। इस ऑर्डिनेंस की हैसियत कब तक रहेगी? इस ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो तो बराबर है पार्लियामेंट की जो लॉ पास हुए हैं उनकी पावर के, लेकिन इसकी हैसियत कब तक रहेगी? 120 दिन तक। सर 120 दिन के बाद क्या होगा? अगर 120 दिन तक, 120 दिन के बाद भी, 120 दिन तक भी ये नेशनल असेंबली से या सेनेट से पास नहीं हुआ, अगर मनी बिल है तो फिर तो सिर्फ नेशनल असेंबली से ना। मैं अभी आपको बात बता चुका हूँ मनी बिल की जो रिलेशन है वो सेनेट से बिल्कुल भी नहीं है। अगर फिर भी वो नेशनल असेंबली और सेनेट से पास नहीं होता तो हम क्या कंसीडर करेंगे? ऑर्डिनेंस की हैसियत खत्म हो गई है। तो जी सदर की एक और पावर रिस्ट्रिक्ट कर दे, ऑर्डिनेंस की हैसियत खत्म हो चुकी है। ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। कब खत्म हुई है? 120 दिन बाद। 120 दिन के अंदर अगर नेशनल असेंबली ने उसको पास नहीं किया, अगर सेनेट ने उसको पास नहीं किया, उसकी हैसियत खत्म हो चुकी है। ये है आपके प्रेसिडेंट की थोड़ी सी और पावर ऑर्डिनेंस की सूरत में। ठीक हो गया। अब सर 120 दिन के अंदर अंदर अगर नेशनल असेंबली या तो उसको पास कर दे तो फिर भी ठीक है कि हम उसको कंसीडर करेंगे, अभी ठीक हो गया, अभी आप नेशनल असेंबली ने पास कर दिया, सेनेट ने पास कर दिया। 120 दिन के अंदर जो सदर ने लॉ बनाया था, ऑर्डिनेंस दिया था, उसकी हैसियत बतौर लॉ कायम है, उसकी हैसियत बतौर लॉ कायम है। या फिर सेनेट, नेशनल असेंबली क्या करे? नेशनल असेंबली के ये जो 120 दिन थे ना, हम इसको 220 पे ले जाते हैं। नेशनल असेंबली के पास ये भी पावर है, क्या करे? ये जो 120 दिन थे हम इसको 220 दिन पे ले जाते हैं, यानी 120 दिन के जो टाइम है ना उसको एक्सटेंड कर सकती है, 200 दिन, 220 दिन, 300 दिन, जितना मर्जी एक्सटेंड कर दे। बेसिकली प्रेसिडेंट के पास कहाँ तक पावर थी? ऑर्डिनेंस बनाने की। आप लोगों को मैंने बताया ऑर्डिनेंस क्या होता है, किस तरह बना है। ऑर्डिनेंस बनाने की पावर थी, उसके बाद 120 दिन तक वो ऑर्डिनेंस कायम रहेगा, लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट की पावर खत्म हो जाएगी। अब काम आएगा नेशनल असेंबली और सेनेट का। 120 दिन तक अगर नेशनल असेंबली या सेनेट उसको कबूल नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी हैसियत भी ख़त्म हो जाएगी। अगर 120 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली उस 120 दिनों का जो टाइम पीरियड है, अब एक मीटिंग बुला के उसको बढ़ा देती है, देन वो बढ़ जाएगी। अगर उसके 20 दिन के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट कर देती है, एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर रिजेक्ट कर देती है तो रिजेक्ट हो जाएगी। Nationally may extend any ordinance for another period of 120 days by passing a resolution। एक रेजोल्यूशन के जरिए 120 दिन का और इजाफा कर सकती है। पहले 120 दिन मिले हुए हैं, 120 दिन का और इजाफा कर सकती है। 240 दिन तक ये काम जा सकता है। और दूसरी काम क्या कर सकती है? passes a resolution disapproving an ordinance, it shall expire on the day of passing such resolution। या तो वो रेजोल्यूशन पास करे, ये जो ऑर्डिनेंस था इसकी ज़रूरत हमारे मुल्क को नहीं है, हम इसकी हैसियत को ख़त्म करते हैं। जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुई, ऑर्डिनेंस की हैसियत भी ख़त्म हुई। ये टोटल कहानी है ऑर्डिनेंस की। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिहाज से, आपके फाइनल के एग्ज़ाम्स के लिहाज से। इसको भी आपने याद करना है। यहाँ पे कहीं से भी कोई केस स्टडी आने का चांस नहीं है। ये जो 120 दिन है, ये 240 दिन है, यहाँ से MCQs वगैरह बन सकते हैं। आप लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस बच्चे ने इसको याद किया हुआ वो इसमें से पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये था हमारा मेन टॉपिक आज का जो हमने पढ़ना था। इससे रिलेटेड पास पेपर में आपके ICAP CTEX में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको जल्दी जल्दी जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ICAP CTEX में जो क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ अ मनी बिल। क्या कहता है भाई? डिस्क्राइब करें लेजिस्लेशन का प्रोसेस किसके केस में? मनी बिल के केस में। कब? नेशनल असेंबली इज इन सेशन। तो जब नेशनल असेंबली सेशन में है, नेशनल असेंबली जो है वो सेशन में है, मनी बिल आया, क्या इसका प्रोसीजर होगा? क्या इसका प्रोसीजर होगा? नेशनल असेंबली के अंदर ही बिल ओरिजिनेट होगा, नेशनल असेंबली से ही जो है ये पास होगा, और उसके बाद इसको सेकंड लेसन के लिए सेनेट में पेश कर दिया जाएगा।
क्या सही लाइन बोली मैंने? सेनेट में पेश किया जाएगा सेकंड असेंबली के लिए? बिल्कुल भी नहीं पेश किया जाएगा। इसका सेनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास फाइनल मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। ये कहानी है टोटल मनी बिल की। उसके बाद क्या कहता है? नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। बहुत ही मजे की वो यहाँ पे बात करेंगे। वो क्या कहता है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ अ मनी बिल। वो कहता है मनी बिल की लेजिस्लेशन प्रोसेस की बात करो आप मेरे साथ। जब नेशनल असेंबली इन सेशन है, हमने कहा ठीक है जी नेशनल असेंबली इन सेशन है, तो ऑब्वियसली नेशनल असेंबली में पेश हो जाएगा, पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। अब वो कहता है नेशनल असेंबली सेशन में ही नहीं है। कौन सेशन में है? सेनेट सेशन में है। सेनेट के पास जाए मनी बिल? सेनेट के पास मनी बिल जाए? नहीं जाए, क्योंकि सेनेट का मनी बिल से कोई ताल्लुक नहीं। अब क्या आएगा? ऑर्डिनेंस आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस आएगा। ऑर्डिनेंस क्या करेगा? डायरेक्टली सदर जो है वो फैसला करेगा इस मनी बिल के हवाले से। डायरेक्टली कौन फैसला कर रहा होगा? डायरेक्टली प्रेसिडेंट फैसला कर रहा होगा। ये आपका ICAP स्टेट टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इसका आप लोगों ने सोल्यूशन देख लेना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, जो मैंने बातें बता दी हैं, कंसेप्ट इसमें यही है, बस अंग्रेजी लिखी होगी, उस अंग्रेजी को पढ़ लीजिएगा। उसमें से फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकती हैं। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखना इसलिए मुनासिब नहीं समझा क्योंकि आपके ICAP स्टेट टेक्स्ट में इसका सोल्यूशन मौजूद है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 की सूरत में। एक और है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल इसी के हवाले से। हाउ इज अ लॉ प्रोमलगेटेड व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन? का नेशनल असेंबली इन सेशन में नहीं है तो लॉ कैसे पास होगा? इज सच लॉ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्या ऐसे लॉ के लिए कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अलावा भी कोई रास्ता है? वट इज इट्स टेन्योर? सीधा सीधा यार वो ऑर्डिनेंस के बारे में पूछ रहे हैं आप लोगों से, घुमा के आप लोगों को। क्या नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अलावा? पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली भी आ जाती है, सेनेट भी आ जाता है, कि भाई कोई लॉ बन सके, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अलावा कोई लॉ बन सके? कौन सा तरीका है? एक ही तरीका है, ऑर्डिनेंस। व्हाट इज इस टेन्योर? 120 दिन। 120 दिन के बाद लॉ उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है, और इसकी हैसियत 120 दिन तक और बढ़ा सकती है नेशनल असेंबली, या फिर उसको दरमियान में ही 120 दिन से पहले ही रिजेक्ट कर सकती है। ये चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल यही चीज़ें आपकी अंग्रेज़ी में आपके प्रैक्टिस ICAP स्टेट टेक्स्ट में लिखी होंगी, इसको पढ़ लें। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ICAP पास्ट पेपर की तरफ। ये तो वो क्वेश्चन थे जो आपके ICAP स्टेट टेक्स्ट में थे। अब देखिए कि भाई यहाँ से कोई पास्ट पेपर में भी कभी क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग 2018 का, 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ अ मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन? वही प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपसे स्प्रिंग 2018 में पूछ लिया गया। जब नेशनल असेंबली इन सेशन है तो मनी बिल का क्या प्रोसीजर होगा? तो आप सिंपल सा बता देंगे नेशनल असेंबली इन सेशन है तो नेशनल असेंबली इसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेज देगी। इसका भी सोल्यूशन मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि बिल्कुल इसी का क्वेश्चन जो है वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर गालिबन 2 है, उसका पहला पार्ट बिल्कुल यही है, बस उसने पहले पार्ट को तोड़ के इधर लिख दिया है। उसके बाद क्या कहता है? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ अ नेशनल असेंबली इन केस ऑफ अ मनी बिल व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। वो जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऑटम 2016 में 5 नंबर के लिए पूछा गया था। ऑटम 2016 में वो 5 नंबर के लिए पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन ICAP में आ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन है यार, कोई वो उसने घुमाया नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बीच में डाली है उसने, कोई बड़े लंबे चौड़े सिनेरियो नहीं डाले, सीधी चीज़ें आपसे पूछ रहा है, सीधी सीधी चीज़ें आपने बतानी है। 5-5 नंबर आप लोगों को फ्री के मिल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद ऑटम 2011 में फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? सर हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, आपके ICAP स्टेट टेक्स्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 आपके ऑटम 2011 में 5 नंबर का है। सर आप इतनी पुरानी बातें कर रहे हैं, 2018 की बात, 11 की बात कर रहे हैं, 16 की बात कर रहे हैं, तो नई बात करें। 2018 की आपने नई बात सिर्फ एक ही की है। चलें एक और नई बात कर लेते हैं।
ऑटम 2021 में 4 नंबर के लिए एक क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है? ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ अ बिल which has been passed by a national assembly but rejected by senate। कौन सा सिनेरियो है? सिनेरियो नंबर 3। देखते ही पता चल गया कि सिनेरियो नंबर 3 है। उसमें क्या हुआ था? एक हाउस में ओरिजिनेट हुआ था, दूसरे हाउस में पेश हुआ, दूसरे हाउस से रिजेक्ट हो गया। जैसे ही दूसरे हाउस ने रिजेक्ट किया तो जिस हाउस में ओरिजिनेट हुआ था उसकी रिक्वेस्ट पे क्या गया? उसकी रिक्वेस्ट पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई, दोनों की जो है वो ज्वाइंट सिटिंग हुई। ज्वाइंट सिटिंग के बाद जो मेजॉरिटी ने फैसला किया वही फैसला सही फैसला तस्वुर किया गया। वही फैसला जो है वो बिल्कुल सही फैसला तस्वुर किया गया। इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिया है, क्योंकि इसका सोल्यूशन आपके ICAP स्टेट टेक्स्ट में मौजूद नहीं है। जो मैंने आपको बात कही है बिल्कुल वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वेयर अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द सेनेट, द सच बिल विल नॉट बी इफेक्टिव अनलेस इट is at the request of National Assembly is considered in joint sitting of both the house. If in the joint sitting such bill is passed by the votes of the majority of the members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to the president for assent। जो हमने उर्दू में बात की है exactly वही अंग्रेजी ज़बान में यहाँ पे लिखी हुई है। The president shall within 10 days assent to the bill or return it to parliament for the consideration of any provision for any amendment therein। तो ये आपके ऑटम 2021 में जो है वो 4 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह से यहाँ पे 4-5 नंबर फ्री के इस चैप्टर से आपको मिल रहे होते हैं। ये था हमारा तकरीबन आज का लेक्चर। अब हमारी जो आखिरी चीज़ रह गई है वो जो मैंने स्टार्ट पे बात की थी कि डेली हम 3 किया करेंगे, या 3 मेरे ख्याल से ना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो ये 3 जो हमारे पार्ट हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के, इनको हम होल्ड करते हैं। कल जब हम डेलीगेटेड ऑफ लेजिस्लेशन कर रहे होंगे उसके साथ इन 3 पार्ट्स को मिला लेंगे ताकि आप लोगों पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, और हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर कर लेंगे। यार हमारे पास बहुत टाइम है सिलेबस ख़त्म करने के लिए, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी तो सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो एक और हम एक्स्ट्रा जो है वो इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए क्लास कर लेंगे, जिसमें हम सिर्फ उन पार्ट्स पे बात कर रहे होंगे जितने भी पार्ट्स हमारे बाकी बचे हुए होंगे, और चैप्टर को हम कंप्लीटली क्लोज कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी ग्रेड डे आपके इस चैप्टर पे बन रही है, जिसकी वजह से मैं इस पर स्पेशल ध्यान दे रहा हूँ। आप लोगों की बेस बननी है इस चैप्टर से। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे जाएंगे तो हम थोड़ी स्पीड भी इंक्रीज़ करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हम अपनी स्पीड को थोड़े स्लो रखे हुए हैं, बच्चे साथ मिल रहे हैं, हमको अपने साथ मिलने दें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है वो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।